Hello student, welcome to the 11th lecture of DNA block elements. In this lecture, we are going to talk about the preparation and the properties of K2Cr2O7, a very important compound. ऑरेंज कलर का कंपाउंड है K2Cr2O7 जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका प्रिपरेशन बोर्ड्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो प्रिपरेशन है उसके रिएक्शंस को मैं मैकेनिज्म से सिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने KMnO4 में सिखाया था, वो पार्ट आप भले एग्जाम में लिखो या नहीं लिखो, लेकिन आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली रिएक्शंस डायरेक्टली बता दिए जाते हैं, बट हम लोग इसको मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने KMnO4 के पूरे नोट्स अच्छे से लिखवा दिए थे। आई होप आप लोग नोट्स मेंटेन कर रहे हो। अगर आप लोग को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ ज्यादा लेक्चर्स हो रहे हैं इस वजह से, तो थोड़ा थोड़ा करके नोट्स मेंटेन करिए, लेकिन आप नोट्स जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। K2Cr2O7 का हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे और सिर्फ प्रॉपर्टीज में हम लोग स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है और टेस्ट ऑफ K2Cr2O7 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आता है, H2O2 का टेस्ट आता है जिसमें CrO5 बनता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, और उसके बाद में ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट आता है। जो लोग जनरली जो ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, उसमें देखा होगा जो पुलिस है उनको रोक के एक पाइप देते हैं, उसमें फूंक मारने के लिए बोलते हैं, और उससे पता चलता है कि वो एक अल्कोहल लेवल उसने एक्स्ट्रा लेवल अल्कोहल का कंज्यूम किया है या नहीं किया, तो उससे वो भी पता चलता है। वो भी एक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो इस लेक्चर में बेसिकली लेक्चर नंबर 11 में वी आर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 एंड इट्स प्रॉपर्टीज में स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। इफ वी स्टार्ट विद K2Cr2O7, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तसल्ली से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं थोड़ा स्लो ही जाऊंगा इसमें। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उसका फॉर्मूला है K2Cr2O7। इसका जो प्रिपरेशन है स्टूडेंट्स, वो किससे इसको प्रिपेयर किया जाता है वो देख लेते हैं। सो लेट अस स्टडी द प्रिपरेशन पार्ट। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में मैंने आपको ओर्स के नाम सिखाए थे। क्रोमाइट ओर, जिसका फॉर्मूला होता है FeCr2O4। FeCr2O4। बेसिकली ये जो कंपाउंड है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स, FeO.Cr2O3। कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है, FeO.Cr2O3। इसके अंदर Fe जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और क्रोमियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। उसके बाद में थोड़ा और डिटेल में जाए तो सबको पता है कि FeO जो है वो एक बेसिक ऑक्साइड है, और Cr2O3 अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लेक्चर नंबर 4 देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया है Cr2O3 जो है वो बेटा कौन सा ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये एम्फोटेरिक और ये कौन सा है, बेसिक ऑक्साइड है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया कि क्रोमाइट ओर क्या है। बहुत बार तो कैसा होता है, क्रोमाइट ओर में आपको ऐसे क्वेश्चन आ गया एंट्रेंस में बेटा, इसको बेटा हम लोग जग सुना सुना क्वेश्चन बोलते हैं। कैसे, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, रेडॉक्स में पूछा जाता है, इवन डी ब्लॉक में भी पूछा जाता है, द फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइट ओर इज, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख लेते हैं FeCr2O4। बट अगर कभी पूछ ले द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमाइट ओर इज, तो बच्चों को सबसे पहले क्रोमाइट ओर ही नहीं पता है, तो फिर वो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिख पाते। और सेकंड थिंग, कभी अगर वो Fe का भी पूछ सकते हैं इसमें बेटा, तो वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, ये बेसिक है और ये एम्फोटेरिक है। अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो बेटा इसमें हम लोग टोटल 3 स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो स्टेप नंबर 1, बहुत आराम से सुनना ध्यान से, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा ही लिख रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, जो आपका क्रोमाइट ओर है, that is FeCr2O4 is roasted with, ठीक है, it is roasted with any base। वापस शुरू हो गया, देखो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़े थे ये, any base and oxidizing agent in रिवर्बरेटरी फर्नेस। कुछ याद आ रहा है, यस, रिवर्बरेटरी फर्नेस हम लोग ने रोस्टिंग में यूज किया था। रिवर्बरेटरी फर्नेस होता है, एक ब्लास्ट फर्नेस होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। रिवर्बरेटरी फर्नेस, ठीक है। तो रिवर्बरेटरी फर्नेस में बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करते हैं और इसको रोस्ट करते हैं, किसके साथ, किसी भी बेस चलेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चलेगा, ठीक है ना। और बेस बेटा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे हमने KOH यूज किया था,
K2CO3 यूज किया था प्रीवियस लेक्चर में, और उसके बाद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे आप लोगों ने याद है हमने O2 यूज किया था, उसके बाद में KNO3 यूज किया था, या फिर वी कैन यूज H2O2 आल्सो। तो ये सब चीजें बेटा कंसेप्ट वाइज यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। तो हम लोग अगर इसका रिएक्शन करें FeO.Cr2O7 का रिएक्शन करें किसके साथ, Na2CO3 के साथ, किसके साथ, Na2CO3 के साथ, या फिर K2CO3 के साथ रिएक्शन करें, तो हमको मिलेगा बेटा, जनरली इसमें हम लोग K2CO3 नहीं लेते हैं, उसका रीजन मैं लास्ट में नोट पॉइंट्स में लिखूंगा, ठीक है, अभी नहीं बोलूंगा, नोट पॉइंट में लिखूंगा क्यों नहीं हम लोग K2CO3 ले सकते हैं। ध्यान देना, आप बोलोगे सर हमको तो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए, तो आप यहीं से K2CO3 ले लो, मैं आपको सब नोट्स में अच्छे से लिखूंगा तसल्ली से सुनो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है आपको प्रोडक्ट मिलता है Fe2O3 प्लस आपको मिलता है सोडियम क्रोमेट, क्या मिलता है, सोडियम क्रोमेट मिलता है उसके साथ में बेटा आपको मिलेगा क्या, CO2 गैस। अभी यहाँ पे मुझे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसी का भी पता नहीं है, तो जो बच्चे लर्न करके जाते हैं, एक सेकंड, जो बच्चे लर्न करके जाते हैं उनको तो बेटा ये याद हो जाता है, बट अगर आप लर्न नहीं करके जा रहे हो तो बेटा मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि लर्न करने वाला टेक्निक भूल जाओ, आप कंसेप्ट से समझो इसको, ठीक है। तो इस रिएक्शन का अगर मैं मैकेनिज्म लिखूं तो आपको ये कंसेप्ट बेटा बहुत ही इजी लगेगी, ध्यान देना। मैकेनिज्म वाइज सबसे पहले मुझे बता ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, करेक्ट, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ये बेटा Fe+2 में है और ये क्रोमियम +3 में है, तो ये अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जा सकते हैं, यस। तो देखना ध्यान से, FeO.Cr2O3 अगर मैं इनका रिएक्शन करूं इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, तो ये जो Fe है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो Cr क्रोमियम था वो बेटा +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, CrO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये वाला जो Fe2O3 है वो क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। एक्चुअली Fe के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको बेसिक बोलना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्यों, क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते बेटा, Fe2O3 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा तो हमको कैसे पता चलेगा बेस बनेगा, ठीक है। तो बट हमको इतना पता है कि Fe के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। और अगर आप क्रोमियम का लिस्ट देखते हो, मैंने जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंसेप्ट में सिखाया था, ये वाला जो क्रोमियम है वो किस में है, +6 में, तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो ये जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, एसिडिक हो गया अभी। तो क्रोमियम का बेटा जो ओर था Cr2O3 वो बेटा अभी किस में कन्वर्ट हो गया, एसिडिक में कन्वर्ट हो गया। तो अभी मुझे एक बात बताइए, रिएक्शन को ये तो बैलेंस है, इसको बैलेंस करो, चलो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, चलो आप लोग भी सोचो बेटा, हमेशा नाम भरोसे मत बैठो लेक्चर में, ठीक है, ध्यान दो कैसे। ये Fe से Fe2O3 हो गया, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे 2 तो लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 2 लिख रहे हो तो क्रोमियम कितने हो गए, 4 हो गए, सो वी हैव टू राइट हियर 4। अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 नहीं है 8 है, ये दोनों मिला के 4 हो गया, 4 2 8, इधर 8 है +1 करके कितना हो गया 9, और यहाँ पे कितना है 12 + 3 कितना हो गया 15। सो आप बताओ 12 + 3 कितना हो गया 15 हो गया। तो अभी 15 हो गया तो यहाँ पे कितना है 9 है, तो कितना बाकी है, कितना बाकी है ऑक्सीजन बताओ, ये 4 2 8 है ना, 8 और ये, तो इधर 7 आ जाएगा, तो इधर तो नंबर चेंज नहीं कर सकता, इधर ही चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 7 हो गया। अभी बताओ क्या यहाँ का ऑक्सीजन का नंबर और यहाँ का ऑक्सीजन का नंबर सेम है बच्चों, नहीं है, तो सेम करो, चलो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से, वापस सुनो जिन्होंने नहीं सुना है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो यहाँ पे 7 आएगा, तो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये 2 से अगर मल्टीप्लाई किया है तो ये नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या नंबर आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, बराबर। एकदम कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी मुझे एक बात बताओ, आपने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यूज कर लिया, बट अभी यहाँ पे 2 कंपाउंड बन गए, एक तो बेसिक और एक एसिडिक, आपने यूज क्या किया है, यहाँ पे बेस यूज किया ना, तो इन दोनों में से ये बेस था और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो आपने लिख दिया, बट ये जो बेस आपने यूज किया इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, क्या इसके साथ होगा, नो, बिकॉज ये भी तो बेस ही है, तो रिएक्शन किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, दैट इज CrO3 के साथ। तो CrO3 प्लस अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं किसके साथ, बेस के साथ, दैट इज Na2CO3 के साथ,
तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 में, तो वहां पे भी फाइनल में भी, क्योंकि ये तो क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज होने वाला नहीं है, तो ये बन जाएगा Na2CrO4। ध्यान से देख लो इसमें क्रोमियम का बेटा कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, यस इट इज +6 ओनली। और Na2CO3 तो मैंने आपको पहले भी बोला था, हमेशा अगर वो बेस के तौर पे K2CO3 या फिर प्रीवियस लेक्चर आरपी ट्रिक्स लिख रहे हो नोटबुक में K2CO3 या फिर Na2CO3 अगर बेस का काम कर रहे हो तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी CO2 गैस। ठीक है, चलो अभी इसको बैलेंस करो। ये नंबर मैंने इधर से लेके आया हूँ क्योंकि ये नंबर्स नहीं तो आपको वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी आप बताओ यहाँ पे क्रोमियम के इधर कितना लिखना पड़ेगा, आगे आपको 8 लिखना पड़ेगा क्योंकि क्रोमियम 8 है ना। अभी बताओ सोडियम कितना हो गया, 16 हो गया, सो विल हैव टू राइट हियर 8। अभी बताओ यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा क्योंकि CO2 है बच्चों। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करूँ तो डेफिनेटली आपका यही रिएक्शन फ्रेम होने वाला है फॉर श्योर। ठीक है, देखते हैं कैसे सर, आपके ऊपर भरोसा है। तो 14 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और कुछ नंबर कैंसिल हो रहा है क्या, यस 8 CrO3 कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। सो इसको सिस्टमैटिकली लिखना है 4FeO.Cr2O3। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट्स, 8Na2CO3 प्लस हाउ मेनी, और कुछ बचा, ये 7O2 बचा, 7O2 गिव्स क्या फॉर्म कर रहा है बताओ, राइट हैंड साइड में क्या क्या बना, 8Na2। जो मेन प्रोडक्ट है सबसे पहले उसको लिखो, प्रेजेंटेशन के साथ अपने को कवर करना है। 8Na2CrO4 प्लस 2Fe2O3 प्लस हाउ मेनी CO2, 8CO2। ना स्टूडेंट्स देख लो यही वहां पे होंगे, देखो FeOCr2O3 ये भी है, Na2CO3 और O2 है, देखो पूरा लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इवन राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी क्या है, सेम है, खाली हमको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखना था। तो मैं तो याद तो नहीं करूंगा बेटा, इतना कौन याद करेगा। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 7, उसके बाद में Na2 के आगे 8 है, Fe के आगे 2 है, और इसके आगे भी 8 है। सो दिस इज द वे द रिएक्शन अकर्स। ये जो है आपका क्या है बेटा, सोडियम क्रोमेट है, डाइक्रोमेट नहीं है बेटा, सोडियम क्या है, क्रोमेट है। इसमें क्रोमियम बेटा किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 में है। इवन इसमें भी बेटा क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 में ही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी एक आरपी ट्रिक लिख लेते हैं हम लोग। ये तो आपका रिएक्शन बेटा मैकेनिज्म समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे बेटा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्चुअल में दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट डोंट टेल मी कि सर फिर क्यों सिखा रहे हो बेटा, मुझे कंसेप्ट्स के हिसाब से एक एक चीज डिटेल में बतानी है इस वजह से। ठीक है, तो आज के बाद एक आरपी ट्रिक ले लेना बेटा। आरपी ट्रिक के लिए तो मैं बोलूंगा नोटबुक ही मेंटेन करो, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सिलेबस बेटा मैं आपको बहुत सारे आरपी ट्रिक्स दूंगा। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर्स के अंदर बहुत सारे आरपी ट्रिक्स रहेंगे, मैं नॉर्मल लेक्चर में भी बहुत सारे आरपी ट्रिक्स देता हूँ, तो वीडियो लेक्चर में क्यों नहीं रहेंगे। तो ये सब आप लोग नोटबुक में मेंटेन करिए, एग्जाम के दिन, एग्जाम के पहले आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आज के बाद याद रखना, क्रोमियम का बेटा कोई भी कंपाउंड रहेगा, क्रोमियम का +3 कंपाउंड, ठीक है, क्रोमियम का कौन सा +3 वाला कंपाउंड कभी भी अगर बेस के साथ रिएक्ट करे, किसके साथ रिएक्ट करे, बेस के साथ रिएक्ट करे, और किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करे, कोई भी अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कोई भी बेस है, तो इसमें एक बार याद रखना, हमेशा आपका प्रोडक्ट बनेगा CrO4 2-। ठीक है, डू रिमेंबर दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? ठीक है ना, येलो कलर का कंपाउंड है बेटा, इस कंपाउंड का नाम क्या है, क्रोमेट है। तो ये आपका खाली स्टेप नंबर 1 हुआ है, अभी ऐसे और 2 स्टेप्स है, बट आई होप हमारा जो टाइम जा रहा है, आई डोंट केयर अबाउट द टाइम कि कितना टाइम जा रहा है, बट एक एक चीज कंसेप्चुअली बेटा साउंड होनी चाहिए। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में मैंने इरेज कर दिया। फर्स्ट स्टेप में आपने देखा होगा, एक तो Fe2O3 बना था, और साथ में क्या बना था, Na2CrO4, ठीक है, और CO2 गैस है, वो तो बेटा इवॉल्व हो गया, ये प्रोडक्ट है। आप बताओ ये कंपाउंड जो है वो सॉल्यूबल है कि इनसॉल्यूबल है, यस इट इज इनसॉल्यूबल, एंड ये क्या है बच्चों, सॉल्यूबल है, आयनिक कंपाउंड है। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, रोस्टिंग किया था। सो सेकेंड स्टेप में ये जो रोस्टेड मास है, पहले थ्योरी लिख देता हूं, रोस्टेड मास इज नाउ extracted with,
इट इज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर। इसको वाटर से क्या करते हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप वाटर से इसको एक्सट्रैक्ट करोगे, ये पार्ट क्या है, इनसॉल्युबल है। तो अगर वो इनसॉल्युबल है तो बेटा वो तो डिसॉल्व होने वाला नहीं है, बट ये वाला पार्ट सॉल्युबल है, तो ये फिल्ट्रेट में चला जाएगा और वो क्या हो जाएगा बेटा, रेसिड्यू के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। सो इट इज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर वेयर इनसॉल्युबल Fe2O3 can be separated by filtration। ठीक है ना, बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स ऐसे लिखना है आपको, ये कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन एंड देन द रिमेनिंग सॉल्यूशन, जिसमें क्या है Na2CrO4 is reacted with or it is treated with calculated amount of H2SO4। do remember this is very important, calculated amount of what बच्चों, H2SO4। कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ H2SO4 के साथ उसका क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो सबसे पहले इस मास को एक्सट्रैक्ट करेंगे, पानी में डाल के इसको डिसॉल्व करेंगे, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा और ये इनसॉल्युबल है तो इसको फिल्टर करके क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। फिर इसका रिएक्शन किया जाता है किसके साथ, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ व्हाट, H2SO4। इसका रिएक्शन किया जाता है H2SO4 के साथ। तो ये क्रोमेट है कि डाइक्रोमेट है, इट इज क्रोमेट। इसका नाम पूरा नहीं लिख रहा हूं, पोटेशियम क्रोमेट है इसका नाम, सोडियम क्रोमेट है, मैं यहाँ पे खाली क्रोमेट लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे इसका रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट क्या होता है, दैट डिपेंड्स ऑन आरपी ट्रिक नंबर 2। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों, बहुत ज्यादा ध्यान देना जरा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें आरपी ट्रिक की, इसमें क्या आरपी ट्रिक है वो देख लेते हैं। आरपी ट्रिक ये है कि आपको ABCD तो आता होगा सर, ये तो हमको आता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ABCD आता है सबको, करेक्ट। तो ये ट्रिक है, बस खत्म। कैसे, A stands for acidic and D stands for dichromate। ठीक है ना, डाइक्रोमेट जो होता है, डाइक्रोमेट, व्हाट इज डाइक्रोमेट, इट इज Cr2O7 2 माइनस, डाइक्रोमेट, K2 हटा दोगे तो 2 माइनस हो जाएगा। डाइक्रोमेट जो होता है, इट इज स्टेबल इन एसिडिक मीडियम। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों, ध्यान देना बच्चों प्लीज। ठीक है ना, ये एसिडिक मीडियम में स्टेबल होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं, C का मतलब होता है क्रोमेट, और क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, CrO4 2 माइनस, ये वाला CrO4 2 माइनस। ये किस मीडियम में स्टेबल होता है बेटा, बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है। तो आई थिंक ये ट्रिक बहुत इजी हो गया अपना। क्या है, डाइक्रोमेट इज स्टेबल इन एसिडिक मीडियम एंड क्रोमेट इज स्टेबल इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो ये बेटा स्टेबल है, इसका मतलब क्या, अगर मैं डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में डाल दूं तो क्या होगा, यस इट इज अनस्टेबल, तो उसका कुछ रिएक्शन होगा। और अगर क्रोमेट को मैं एसिडिक मीडियम में डाल दूं तो वो उसमें अनस्टेबल है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, इमेजिन करो आपके पास में ये क्या है, क्रोमेट है। क्रोमेट बेटा किस मीडियम में स्टेबल होता है, बेसिक मीडियम में। बट अगर मैंने समझो इसके अंदर एसिड डाल दिया, तो ये अभी स्टेबल नहीं है, तो क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू डाइक्रोमेट। तो डू रिमेंबर, वेरी इजी, कुछ नहीं है बेटा, ये इसमें कन्वर्ट और ये इसमें कन्वर्ट, अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो अभी आप बताओ, ये क्रोमेट है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट में। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। अभी आप बताओ, यहाँ पे इसको बैलेंस करो, कितने क्रोमियम है, 2 है, तो विल राइट हियर 2। कितने हैं यहाँ पे, 8 ऑक्सीजन है, वहां पे कितने, 7 है, तो एक क्या लिखेंगे, वाटर लिखेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, सो विल राइट हियर 2। देखो जरा चार्ज वाइज बैलेंस है कि नहीं है, -4 + 2 इट इज -2, और यहाँ पे भी -2 है, तो रिएक्शन इज बैलेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो क्रोमेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, डाइक्रोमेट में। अगर मीडियम क्या है, एसिडिक है, कौन सा मीडियम है, एसिडिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, आरपी ट्रिक्स का मैं वापस बोल रहा हूँ, नोटबुक मेंटेन करिए, आपको बहुत इजी जाएगा। केमिस्ट्री इज द ओनली सब्जेक्ट फॉर नीट एंड जेई स्टूडेंट्स जहां पे आप मैक्सिमम स्कोर्स कर सकते हो। अगर आप एंट्रेंस के स्टूडेंट्स में, नीट के स्टूडेंट हो, तो डेफिनेटली बायो के बाद आपके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट जो होता है वो है केमिस्ट्री। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स स्कोरिंग नहीं है, फिजिक्स स्कोरिंग है, बट उसमें मैंने देखा है जनरली नीट के स्टूडेंट्स थोड़ा सा, उनके अंदर थोड़ा सा उनको तकलीफ होती है
बट केमिस्ट्री बेटा दोनों स्टूडेंट्स के लिए, नीट एंड जेई दोनों के लिए बेटा वरदान है, ठीक है, बहुत इजी है केमिस्ट्री अगर उसको समझेंगे तो, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें डाइक्रोमेट की, क्रोमेट बेटा डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में डाल दूं तो क्या हो जाएगा, तो वो बेटा एसिडिक मीडियम में ही स्टेबल होता है। तो अगर अपन उसको बेसिक मीडियम में डाल देंगे तो यहाँ पे बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CrO4 2 माइनस, ठीक है। चलो अभी इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, सो विल राइट हियर 2 CrO4 2 माइनस। उसके बाद में मुझे बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 7 है, और इधर 9 हो गया, 8 है, तो इधर एक ऑक्सीजन कम है, तो विल राइट 1 H2O। हाइड्रोजन बैलेंस करो, 2 है, उधर भी 2 है, तो रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। तो ये था क्या आपका डाइक्रोमेट था, किसमें, बेसिक मीडियम में, किसमें कन्वर्ट हो गया, क्रोमेट में कन्वर्ट हो गया। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, बोलो सर। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोनों में से कोई भी ना तो ऑक्सीडेशन है, ना रिडक्शन है, ना रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है, दोनों में से कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। कैसे, यहाँ पे क्रोमियम क्या है +6 है, यहाँ पे भी क्रोमियम +6 है बेटा, तो क्या है यहाँ, ये तो कोई ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रहा है, रिडक्शन भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी सेम जो ऊपर लिखा वैसे ही होगा, +6 एंड +6। तो इसका मतलब द अबव reactions are non redox reaction, they are non redox reaction। जब भी मैं RXN लिखता हूँ बच्चों तो समझ आना वो रिएक्शन है, ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको शॉर्टकट ही दे देता हूँ कि अगर मैंने क्रोमेट आयन लिया CrO4, बहुत बड़ा लिखता हूँ, चलो CrO4 2 माइनस, ये कौन सा है, क्रोमेट आयन है। अगर क्रोमेट आयन की बात करें तो बेसिक मीडियम में ही वो स्टेबल है, ठीक है ना, बेसिक मीडियम में क्या वो स्टेबल है। तो अगर मैंने pH <7 दे दिया तो लेस देन 7 मतलब तो एसिडिक हो गया, तो अगर वो लेस देन 7 है तो वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस में। फिर अगर डाइक्रोमेट को अगर आप pH मोर देन 7 देते हो, डाइक्रोमेट इज स्टेबल इन विच मीडियम, एसिडिक मीडियम, तो अगर आपने pH मोर देन 7 मतलब बेसिक मीडियम दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट में। सो ये जो मैंने ट्रिक लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा जब मैंने आपको स्टेप 1 सिखाया तब एक ट्रिक लिखा था और स्टेप 2 सिखाया तभी भी एक ट्रिक लिखा था, तो ये आपको बेटा बाय हार्ट ही रखना है और इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ट्रिक आरपी, ट्रिक क्या है, ABCD वाला। सर इसका यहाँ पे क्या यूज है, आप लिख के वहां चले गए तो अभी आपको पता चलेगा। पहले बताओ ये क्रोमेट है कि डाइक्रोमेट है, सर ये तो क्रोमेट है, तो क्रोमेट है तो ये मीडियम कौन सा है, एसिडिक है ना। तो मैंने क्या बताया था, ABCD, चलो उधर मत देखो अभी, ABCD, तो बताओ A का C के साथ, B का C के, A का D के साथ, B का C के साथ, राइट। तो क्रोमेट बेटा किस मीडियम में स्टेबल होता है, बेसिक में, और यहाँ पे क्रोमेट किस मीडियम में, एसिडिक में, तो फिर स्टेबल कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो फिर रिएक्शन सोचो ना, तो अभी आप बोलोगे मन में सर वो तो फिर डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं वही तो बोलना चाहता था आपको। तो मैं अगर डायरेक्ट बोल दूं तो बेटा वो मजा नहीं आएगा, कैसे कंसेप्ट के हिसाब से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी बताओ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट में, Na2Cr2O7 Na2Cr2O7 एंड यहाँ पे क्या बचेगा, Na2, क्योंकि ये अनायन पार्ट है ना एसिड का, Na2SO4। तो अभी इसको जरा बैलेंस करो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्रोमियम 2 है तो विल राइट हियर 2, यहाँ पे सोडियम 4 हो गए, यहाँ पे सोडियम 4 हो गए। अभी बताओ और कुछ बचेगा, तो फिर शायद से H2 है तो जन्म सिद्ध अधिकार किसका है, वाटर लिखने का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Na2SO4 प्लस क्या आ जाएगा H2O, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रिएक्शन बेटा, जिसमें हमने क्या बना दिया, सोडियम डाइक्रोमेट बना दिया, सोडियम डाइक्रोमेट बना दिया। तो ये हो गया आपका सोडियम डाइक्रोमेट। अभी अगर आपने मेरा सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लेक्चर्स देखे हैं तो मैं आपको बता दूं बेटा ये कंपाउंड तो सॉल्यूबल है पानी में। ये कंपाउंड बेटा अगर आप गर्म रखते हो सॉल्यूशन को, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो ये कंपाउंड बेटा इनसॉल्युबल है। क्या है, इनसॉल्युबल। तो हम लोग बेटा इसको फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। सो द हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन contains insoluble Na2SO4, याद है ना मैंने आपको मेटलर्जी में भी सिखाया था, Na2SO4.10H2 बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ग्लोबल सॉल्ट बोलते हैं। और इसका कैसा है मैंने सॉल्यूशन में भी सिखाया था। देखो अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे चैप्टर्स को तो आपको और थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। तो याद रखना
जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं स्टार्टिंग में तो बढ़ता है इसका सॉल्युबिलिटी, फिर टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, कम होता है। मैंने आपको सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये सिखाया है। द हॉट सॉल्यूशन कंटेन्स इनसॉल्युबल Na2SO4 which can be separated by filtration। ठीक है, तो दिस इज योर स्टेप नंबर 2। बच्चों हमको क्या बनाना था, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना था कि सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो लास्ट एंड द फाइनल स्टेप वेरी सिंपल, स्टेप नंबर 3, रिएक्शन ऑफ Na2Cr2O7 विथ KCl। ठीक है ना, इसका सिंपल KCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा रिएक्शन हो जाएगा। Na2Cr2O7 प्लस 2 KCl। 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे K2 करना है इसके लिए। ठीक है ना, अगर आपको नहीं लिखना तो K लिखो, फिर बाद में ऑटोमेटिकली आप खुद ही बोलोगे कि K2 आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे K2Cr2O7 प्लस क्या बन जाएगा 2NaCl। तो ये हो गया आपका K2Cr2O7 ऑरेंज कलर के क्रिस्टल से बेटा। सो डू रिमेंबर it is prepared in how many steps बेटा, 3 steps। और 3 steps में आपने देखा होगा मैंने सिर्फ K2Cr2O7 की प्रिपरेशन के लिए 2 बोर्ड लगा दिए बेटा। क्यों, क्योंकि बेटा हर एक चीज को हम लोग ने ट्रिक्स के भी सीखा और कंसेप्ट के हिसाब से भी देखा। अभी मैं नेक्स्ट बोर्ड पे सिखाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन एक बच्चों के माइंड में आता है कि सर अगर हम लोग ने स्टार्टिंग में ही अगर जो आपने Na2CO3 लिया था वहां पे अगर हमने K2CO3 लिया होता तो इतना सब टेंशन होता ही नहीं ना हमको। करेक्ट ना, आप जो बोल रहे हो एकदम सही है। उसका मैं डिटेल में बेटा क्या करूंगा, ये वाला पोर्शन में अभी इरेज करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स क्या है कि क्यों हमने K2CO3 नहीं लिया। तो आप लोग एक काम करो, पहले मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, डरो मत। आप लोग एक काम करो, इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग है ना बेटा इस पोर्शन में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको याद रखने हैं। ठीक है, फोटो ले लो। Okay students, so let us note down some important points जो हमको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू याद ही रखना है। ठीक है, ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात, हमने क्यों नहीं यूज किया K2CO3। ठीक है, हर एक चीज बट आपके मन में आती होगी डेफिनेटली, आप लोग बोले फिजिकली मेरे सामने नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि स्टूडेंट्स के मन में क्या क्या डाउट आता है। वो लोग सोचते हैं सर अगर हमने स्टार्टिंग में अगर K2CO3 ले लिया होता तो ये स्टेप का तो जरूरत ही नहीं पड़ता, तो हम लोग क्यों ऐसे केमिकल्स वेस्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स K2CO3 यूज नहीं करने का रीजन ये है कि सेकेंड स्टेप में यहां पे क्या बनता, K2CO3 बनता, K2Cr2O7 बनता, सॉरी K2Cr2O7 जो है, सुन रहे सब लोग, K2Cr2O7 जो है इज लेस soluble देन Na2Cr2O7। तो अगर मैंने K2CO3 लिया होता तो यहां पे क्या बनता, K2Cr2O7 बनता। और अगर K2Cr2O7 बनता तो फिर मुझे फिल्टर करने में बहुत तकलीफ आती, बहुत तकलीफ आती। क्यों, क्योंकि ये भी कम सॉल्युबल है और उसके साथ में बनने वाला K2Cr2O7 भी कम सॉल्युबल है, तो बेटा डेफिनेटली बेटा फिल्टर करने में बहुत तकलीफ आती। क्यों, क्योंकि फिर ये दोनों के दोनों इनसॉल्युबल है, दोनों बेटा रेसिड्यू के फॉर्म में आ जाएगा। तो सबसे पहला ये रीजन। दूसरा, सर एक सवाल आपसे पूछ रहे, बोलो ना सर, अगर हम लोग को अनायन से मतलब है, अनायन से मतलब रिएक्शन में बेसिकली कौन सा पार्टिसिपेट करता है, Na2Cr2O7 में से कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, Cr2O7 2- करेक्ट है। तो K2Cr2O7 लेंगे तो अभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, Cr2O7 2-। तो फिर हम लोग ये ले क्यों रहे हैं, अगर आप NaOH, हम लोग ने जनरली देखा है, हमको सर बोलते हैं कि NaOH की जगह पे KOH भी चलेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस ही है। तो हम लोग K2Cr2O7 की जगह पे क्या Na2Cr2O7 यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, सोचो, बहुत अच्छा सवाल है स्टूडेंट्स, ये एक बोलते हैं जेन्युइन क्वेश्चन है, बट इसका आंसर है बेटा यू कैन नॉट यूज Na2Cr2O7। सर रीजन क्या है, क्योंकि Na2Cr2O7 जो है वो एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है और हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है। सर ये हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड वो होता है बेटा जिसको अगर अपन ओपन एयर में रखते हैं तो बेटा वो मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और ऐसे सब्सटेंस अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनका अगर हम लोग सोल्यूशन बना रहे तो उनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। सर ऊपर से गया, वापस सुनो, ध्यान से सुनो।
अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर रहा हूँ, एनालिसिस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सबने पढ़ा है, टाइट्रेशन वाला, यस। तो टाइट्रेशन वाले में क्या होता है बेटा, जो ब्यूरेट में आप सोल्यूशन डालते हो उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या होता है सर, उसका कॉन्सेंट्रेशन तो हमको पता होता है। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ टाइट्रेशन? इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन अननोन सोल्यूशन बाय नोइंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ गिवन सोल्यूशन। मतलब गिवन सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमको पहले से पता है तो हम लोग दूसरे सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, उसको बेसिक टाइट्रेशन बोलते हैं। और टाइट्रेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, K2Cr2O7 यूज करते हैं। अगर आपने Na2Cr2O7 यूज किया और समझो अगर आपने सोल्यूशन बनाया 1 मोलार का, कितना, 1 मोलार का सोल्यूशन बनाया, बराबर है। तो K2Cr2O7 तो वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं है, तो हाइग्रोस्कोपिक नहीं मतलब वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन Na2Cr2O7 अगर आपने गलती से यूज कर लिया होता तो बेटा वो क्या करता, सोल्यूशन मॉइस्चर में से वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उसका खुद का कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। और अगर खुद का ही कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने लगेगा तो आप उसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन के तौर पे कैसे यूज कर सकते हो, नहीं यूज कर सकते। दैट इज द रीजन बेटा Na2Cr2 इज नॉट प्रिफर्ड, एंड उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, K2Cr2O7। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, Na2Cr2O7 is not preferred or it is not used is as a प्राइमरी स्टैंडर्ड, जिसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन, जिसका हम लोग कॉन्सेंट्रेशन पता होता है, ठीक है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड बोलेंगे। इज नॉट यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, थोड़ा बड़ा ही लिखता हूँ, इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस because it is hygroscopic। हाइग्रोस्कोपिक अगर आपको लिखना तो लिख सकते हो, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, ठीक है। तो इसके दो रीजन है बेटा, इस वजह से हम लोग Na2Cr2O7 को तो यूज ही नहीं करेंगे, और Na2Cr2O7 हम लोग बनाने के बाद उसका रिएक्शन KCl के साथ करके उसको K2Cr2O7 में क्या कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट दिस इज योर एंटायर प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझा होगा कंसेप्ट वाइज। अभी मैं पूरे बोर्ड के ऊपर इसको इरेज करके इसके ऊपर बेटा हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद में उसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका एक बार फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो K2Cr2O7 का अभी हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे हम लोग ने KMnO4 का पढ़ा था वैसे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो K2Cr2O7 है वो बेटा ऑरेंज कलर का क्रिस्टल है, ठीक है ना, जिसको हम लोग ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स भी बोल सकते हैं, ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, KMnO4 का मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 523, इसका मेल्टिंग पॉइंट 699 केल्विन है, ठीक है। इसका जो सॉल्युबिलिटी है बेटा लिमिटेड है, ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, बट ज्यादा भी सॉल्युबल नहीं है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज लिमिटेड, ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ K2Cr2O7 इन वाटर इज लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं डाइक्रोमेट आयन की, Cr2O7 2-, इधर हम लोग डाइक्रोमेट पढ़ लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्रोमेट पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो सबको पता है ये कौन से कलर का है, येलो, और ये ऑरेंज कलर का है, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान देना। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ध्यान देना। क्रोमियम जो है यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ऐसे ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है बेटा किसका, Cr2O7 2- का, और इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर होता है Cr O-, डबल बॉन्ड O, चलो इसको एक सिंगल है, और ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, इट इज टेट्राहेड्रल, इट इज sp3, या फिर हम लोग ने जो पहले पढ़ा था D3S बोल सकते हैं। क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और +6 में तो 3D0 है,
3D जीरो है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो, और मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है तो इट इज डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों। इमेजिन करो अगर हम लोग बात करें तो इसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल है क्या, नहीं है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सो नो डी ट्रांजिशन, इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होता है। तो फिर इसमें कलर आने का कारण क्या है, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था, याद है, यस इट इज चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, तो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन इसका बेटा रीजन है। अगर कभी पूछ ले क्या ये बॉन्ड लेंथ सब सेम है, यस, तो ये सब बॉन्ड लेंथ सेम है बिकॉज इसमें क्या होता है, रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस की वजह से ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर आइडेंटिकल बोल सकते हो, तो सब बॉन्ड लेंथ बेटा क्या है, आइडेंटिकल है, सब बॉन्ड लेंथ सेम क्यों है, बिकॉज इसमें रेजोनेंस हो रहा है। अगर कोई आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले, क्या पूछ ले, बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, तो इसमें आपको सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपने एनओसी भी पढ़ा है तो आपको बताया गया होगा कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सब क्या करने पड़ेंगे, पहले ड्रॉ करने पड़ेंगे, और फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो वो हम लोग बेटा यूज नहीं करते, ये हम लोग बेटा आरपी ट्रिक यूज करेंगे। तो आप लोग याद रखना इसमें भी कोई आरपी ट्रिक है। तो स्टूडेंट मुझे कभी कभी बोलते हैं सर आप ट्रिक्स का एक लेक्चर क्यों नहीं ले सकते, तो ट्रिक्स का बेटा कैसे, जब मैं सिखाता तो बीच बीच में ट्रिक्स आते, तो अच्छा मुझे भी ऐसे याद थोड़ी रहता कि ये ट्रिक है वो ट्रिक है, मैं सिखाते जाता हूँ तो मुझे पता चलता है हाँ यहाँ पे मेरा ट्रिक है। तो जैसे जैसे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक नोटबुक आप मेंटेन करिए प्लीज, ठीक है। तो ट्रिक सुनो, अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे बेटा, 4-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, फिर आपको नंबर ऑफ बॉन्ड गिनना पड़ेगा, जब वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आरपी ट्रिक सुनो, कितना सिंपल ट्रिक है, सेंट्रल एटम को कैंसिल कर दो, सुनना ध्यान से, सेंट्रल एटम को क्या कर दिया, कैंसिल, बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 है, तो 6 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, तो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम है 4, तो इट इज गोइंग टू बी 3/2 दैट इज 1.5, सो बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। अगर हम लोग बात करें इस स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे बेटा इसका डाइटेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। डाइटेट्राहेड्रल कैसे हो गया, डाइटेट्राहेड्रल क्यों, क्योंकि इसमें 2 टेट्राहेड्रल यूनिट जॉइंट है, देख लो, ये एक टेट्राहेड्रल यूनिट है और ये भी एक टेट्राहेड्रल यूनिट है, तो 2 टेट्राहेड्रल यूनिट जॉइन हो गए, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके अंदर क्रोमियम, ऑक्सीजन और क्रोमियम का एक लिंकेज है बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी बेटा क्रोमियम जो है वो किस में है, +6 में है, इट इज गोइंग टू बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और 3d क्या है, 0 है, तो 3d 0 है तो बेटा डेफिनेटली म्यू क्या हो जाएगा इसका भी 0, सो इट इज गोइंग टू बी डैश मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है। चलो इसके अंदर भी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, सो नो डी ट्रांजिशन, इसके अंदर डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होने की वजह से बेटा इसमें डी ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं आ सकता, बट हमको पता है इसमें रेजोनेंस हो सकता है, सो इसके अंदर भी कौन सा ट्रांजिशन होगा, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, ठीक है, चौक खत्म हो गया, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं थोड़ा अलग दूसरे चौक से लिख रहा हूं, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है, इन तीनों का बॉन्ड लेंथ सेम है, ठीक है, इन तीनों का भी बॉन्ड लेंथ सेम है, मतलब ये 3 और ये 3 टोटल कितने हो गए, 6, और इन दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या है, अलग अलग है। तो टोटल पहले मुझे बताओ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डबल बॉन्ड, क्रोमियम और ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सो टोटल बेटा 8 बॉन्ड है, ध्यान देना, क्रोमियम और ऑक्सीजन के, उसमें से ध्यान देना ये 3 और ये 3, 6 क्या है, आइडेंटिकल है, 6 आइडेंटिकल है और 2 अलग अलग टाइप के, तो 2 दूसरे टाइप के आइडेंटिकल है, तो 6 और 2 का रेशियो डिवाइड होगा, ये 6 और ये 3 और ये 3 6 और ये 2, तो कभी एग्जाम में पूछ ले कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एनओसीबी का भी क्वेश्चन हो गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो डेफिनेटली क्रोमेट में तो आंसर आएगा, बट डाइक्रोमेट में गलती से भी मत टिक करना, बिकॉज ये सिंगल ही रहेगा, ये सिंगल नहीं है, सिंगल और डबल, तो इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, बट ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा बिकॉज ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 11। इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड
preparation of K2Cr2O7 in very much detail and the properties and structure. So next lecture में we are going to talk about very important chemical properties of, जैसे हमने वहाँ पे oxidizing property पढ़ा था किसमें KMnO4 में, वैसे इसमें भी पढ़ेंगे। और उसी लेक्चर में मैं आपको टेस्ट ऑफ K2Cr2O7 सिखाऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप सबको समझ में आया होगा। इतना डिटेल में आपको चीजें मैं बता रहा हूँ, आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कंसेप्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। थैंक यू क्लास।